नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हमारा टॉपिक है कृषि का वाणिज्यकरण और उसके प्रभाव। यानी जब कृषि का स्वरूप परिवर्तित हो गया, खाद्यान्नों से नकदी फसलों की तरफ बढ़ गया, तो उसी कृषि का वाणिज्यकरण कहा गया। तो उसके क्या प्रभाव पड़े और उसके कारण क्या थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो कृषि का वाणिज्यकरण का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? कृषि का वाणिज्यकरण का मतलब होता है कि जब खाद्यान्नों फसलों के स्थान पर जब नकदी फसलें यानी ऐसी फसलें जिनका मार्केट हो, जिनका बाजार हो, जिनको बाजार में बेचा जाए और नगद कीमत प्राप्त हो ज़्यादा, तो उसे नकदी फसलें कही जाती हैं। तो जब खाद्यान्नों के स्थान पर नकदी फसलों को महत्व दिया जाने लगा, उनके उत्पादन पर जोर दिया जाने लगा, तो इसी को कृषि का वाणिज्यकरण कहा गया है। और इस वाणिज्यकरण से कृषि के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया और इस वाणिज्यकरण के क्या कारण थे, और इसके साथ साथ इस कृषि के वाणिज्यकरण के क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बात करें वाणिज्यकरण के बारे में, तो जब कृषि पूर्व समय में कृषि खाद्यान्न फसलों का ही उत्पादन पर जोर दिया जाता था, और विशेष रूप से कृषि में जब खाद्यान्न वस्तुएं या अनाजों का उत्पादन होता था तो उसके आत्मनिर्भर व्यवस्था थी। लेकिन जब वाणिज्यकरण की प्रवृत्ति हुई, जब वाणिज्यकरण बढ़ा, तो इसमें इसकी कृषि के स्वरूप में भारी परिवर्तन आया और खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नकदी फसलों को महत्व दिया जाने लगा। तो इसके साथ साथ जब व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार स्थापित था, तो व्यापार के एकाधिकारण के कारण अनेक से जो राजशिल्पी थे या जो कारीगर थे, उनका व्यापार से पलायन हुआ और फिर वह वापस ग्रामीण संस्कृति की ओर बढ़े, गांव की ओर पलायन कर गए और कृषि पर निर्भर रहने लगे। इससे जो है कृषि मजदूरों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। इसके बहुत सारे परिणाम और प्रभाव पड़ते हैं, इसे हम देखते हैं कि तो ये मुख्य कारण बात होती है कि कृषि का वाणिज्यकरण क्यों किया गया, इसके क्या कारण थे या इसके पीछे के क्या कारण थे कि कृषि का वाणिज्यकरण क्यों का हुआ। वाणिज्यकरण में मुख्य रूप से जब हम नकदी फसलों की बात करते हैं, तो नकदी फसलों में जैसे खाद्यान्नों के स्थान पर कौन कौन सी वो नकदी फसलें होती थी जिन्हें नकदी फसलें कहा जाता था, या जो कृषि वाणिज्यकरण की बात करते हैं तो कौन कौन सी फसलें थी। तो इन कृषि वाणिज्यकरण में वे फसलें जो जैसे कपास, चाय, नील, कहवा, जूट, कॉफी आदि जो फसलें थी, ये नकदी फसलें कहलाती थी और इन्हीं पर विशेष रूप से ज़्यादा जोर दिया गया। तो कृषि का वाणिज्यकरण, इसके पीछे क्या कारण थे, इसके कारणों में से थोड़ी चर्चा करने से पहले इसके पूर्व के कारणों में चर्चा करते हैं कि जब इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण प्रारंभ होता है, तो उस औद्योगिकीकरण में एक तो कच्चे माल की आवश्यकता थी और दूसरा धन की आवश्यकता थी। तो उस धन की पूर्ति अब कहाँ से करें, तो उन्हें उस धन की पूर्ति का जरिया जो है भारत देश प्रमुख रूप से लगता है। तो भारत में जो है वह धन उपार्जन के लिए नकदी फसलों की ओर ज़्यादा आकर्षित करते हैं या उस पर ज़्यादा उत्पादन पर ज़्यादा जोर देते हैं। दूसरा कि भारत में भी कई ऐसी संचार की व्यवस्थाएं, परिवहन की व्यवस्थाएं करनी थी ताकि कच्चे माल को आसानी से जो है दूर दराज क्षेत्रों से लेके बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए भी धन की आवश्यकता थी, क्योंकि रेल मार्ग के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो जब रेल मार्ग की चर्चा चली या रेल मार्ग का उपयोग की बात हुई, तो रेल मार्ग के बनाने के लिए, उसके विस्तार के लिए धन की आवश्यकता थी। तो इस धन की पूर्ति कहाँ से करें, तो इसके लिए भी कृषि का वाणिज्यकरण बहुत ही जरूरी हो गया था। इसके अलावा जैसे बंगाल जो था, तो बंगाल में स्थायी व्यवस्था लागू की गई थी, तो उसमें लगान वृद्धि नहीं की जा सकती थी, तो कुछ उस पर
जो लगान था वो निर्धारित हो गया था, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की जा सकती थी। तो ऐसे अनेक कारण थे। इसके साथ साथ जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो उस विस्तार में को बनाए रखने के लिए, उस पर प्रशासन के लिए, उनके अधिकारियों के वेतन के लिए धन की आवश्यकता थी। तो इन सब कारणों से जो है कृषि का वाणिज्यकरण किया गया। तो कृषि के वाणिज्यकरण के काफ़ी दुष्प्रभाव भी पड़े और इसके दुष्परिणाम भी निकले। लेकिन विशेष रूप से बात करें तो ये दुष्परिणाम सिर्फ भारतीयों के लिए ही ज़्यादा थे, जबकि कृषि का वाणिज्यकरण जो है वो अंग्रेजों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। और इस कृषि के वाणिज्यकरण के फलस्वरूप अनेक किसान विद्रोह भी हुए। तो चर्चा करते इनके कृषि के वाणिज्यकरण के कारणों की, कि वे कौन से कारण थे जिसके कारण जो कृषि का वाणिज्यकरण किया गया। खाद्यान्नों के स्थान पर नकदी फसलें उत्पादन पर जोर दिया गया। तो क्या कारण थे इसके? तो इसमें सबसे पहले कारण की बात करें तो इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण। इंग्लैंड में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी और उद्योगों को लगाने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए कच्चे माल के साथ साथ धन की भी आवश्यकता थी, प्रबल धन की आवश्यकता थी। तो इस धन की पूर्ति कहाँ से की जाए, तो इसके लिए उन्होंने जो है भारत को एक धन प्राप्त करने का जरिया समझा। और भारत में किस प्रकार से धन की उगाही हो या किस प्रकार से धन प्राप्त किया जा सके, तो इसके लिए उन्होंने जो है क्या किया, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, यहाँ सबसे ज़्यादा कृषि होती थी, खेती होती थी। तो खेती में पहले पूर्व जहाँ खाद्यान्न फसलों को बोया जाता था, ग्रामीण व्यवस्था आत्मनिर्भर व्यवस्था थी, एक दूसरे के आदान प्रदान करके जो है वस्तुओं का आदान प्रदान करके काम चल जाता था। तो इससे जो है धन की तो पूर्ति नहीं हो सकती थी, धन प्राप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि खाद्यान्न से ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता था। इस कारण अपनी इस औद्योगिकरण नीति के लिए धन की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति के लिए इंग्लैंड कंपनी जो थी उसने क्या किया कि भारत में जो है जो खेती की जाती थी, जिसमें प्रमुख रूप से खाद्यान्न फसलों को ही बोया जाता था, तो उन्होंने जो है इस धन की पूर्ति के लिए उस खाद्यान्न फसलों के बदले नकदी फसलें जैसे कपास है, कहवा है, या नील है, या कॉफ़ी है, या चाय है, इनके उत्पादन पर विशेष रूप से बल दिया। खाद्यान्नों के स्थान पर इन फसलों को बोने के लिए या तो पूर्व में ही अनुबंध कर लिया किसानों से, जैसे नील के लिए अनुबंध किए जाते थे, अग्रिम पैसे दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे, किसानों को लालच दिया जाता था। और फिर जब किसान उस लालच में आकर अनुबंध स्वीकार कर लेते थे तो उनको जो है किसानों को ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि किसानों को जो है एक बंधक के रूप में रखा जाता था, उन्हें बागानों से बाहर ही नहीं निकलने दिया था, चाहे वो बीमार हो, चाहे कैसी भी अवस्था में हो, और बड़ी उसे उस बागानों के अंदर ही कैद करके रखा जाता था और उसे काम करवाया जाता था। तो इस और आखिर में किसानों की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो जाती थी और कई बार तो किसानों की मृत्यु भी बीमारियों से आदि से हो जाती थी, लेकिन उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से इंग्लैंड की जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई थी, इसमें जो धन की आवश्यकता थी, इस धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने कृषि के वाणिज्यकरण पर बल दिया और भारत में कृषि का वाणिज्यकरण प्रारंभ हो गया। बात करें दूसरे प्रकार की कि दूसरा कारण क्या था, तो इसमें दूसरा कारण था परिवहन के साधनों का विकास। भारत में परिवहन के साधनों का विकास करना था। परिवहन के साधनों का विकास इसलिए नहीं करना था कि भारतीयों को इसकी सुविधा मिल जाए या आने जाने में आसानी रहे। इनका मुख्य उद्देश्य यह था परिवहन के साधनों का विकास करना, विशेष रूप से रेल मार्ग। तो इसके लिए जो है रेल मार्ग बिछाने के लिए या इसकी व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता थी। तो ये परिवहन के साधनों की आवश्यकता क्यों थी? इसकी आवश्यकता इनको इसलिए महसूस हुई क्योंकि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से फसलों को या कच्चे माल को लाना और बंदरगाहों तक पहुंचाना, तो इसके लिए रेल मार्ग बहुत ही जरूरी था। तो उन्होंने जो है परिवहन के साधनों के विकास पर बल दिया और परिवहन के साधनों के विकास के लिए धन की आवश्यकता थी और इस धन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए इन्होंने जो है नकदी फसलों की ओर, कंपनी ने नकदी फसलों की ओर
ध्यान दिया और नकदी फसलों के उत्पादन पर विशेष रूप से बल दिया और किसानों को जो है नकदी फसल बोने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्हें लालच दिया और इस प्रकार कृषि का वाणिज्यीकरण प्रारंभ हुआ। तीसरे कारण में हम देखें तो तीसरे कारण में आता है भारत में यूरोपियन कंपनियों, व्यापारिक कंपनियों का प्रवेश। 1813 से पूर्व कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार था। जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे ही व्यापार करने का अधिकार था, बाकी कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन जब 1813 ईस्वी में कंपनी का एकाधिकार, व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो जब व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो दूसरी जो ब्रिटिश कंपनियां थी, यूरोपियन जो कंपनियां थी, वह भी भारत में व्यापार करने के लिए आई और इस व्यापार कंपनियों के आने से भारत में व्यापारिक कंपनियां की संख्या अधिक हो गई, जिसमें कंपटीशन होने लगा, प्रतियोगिता होने लगी व्यापार में। तो इसके लिए अब ब्रिटिश कंपनी को जो है भारत में एक अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए या अपनी व्यवस्था या अपनी स्थिति को सुधार रखने के लिए, स्थायी बनाए रखने के लिए, तो उन्होंने जो है कृषि के क्षेत्र की ओर ध्यान दिया और कृषि जहां पहले खाद्यान्नों की ओर विशेष बल दिया जाता था, खाद्यान्न उत्पादन की ओर दिया था, तो उन्होंने जो है इस प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए कृषि का वाणिज्यीकरण करना प्रारंभ कर दिया और नकदी फसलों को और उन्होंने प्रोत्साहित किया। चौथे कारण की बात करें कि क्या कारण था कि कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, तो चौथे कारण का प्रमुख कारण यह है कि स्वेज नहर का निर्माण। जो स्वेज नहर, जिसका निर्माण जो है फ्रांस के इंजीनियरों द्वारा किया गया और इसका निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया। तो स्वेज नहर के निर्माण से, जहां पहले इंग्लैंड और भारत के बीच में बहुत दूरी ज़्यादा थी और उस दूरी में समय ज़्यादा लगता था उस दूरी को पूरा करने के लिए, तो जब स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया तो इसके निर्माण के फलस्वरूप इंग्लैंड और भारत के बीच की दूरी जो है 4000 मील कम हो गई, जिससे जो है यूरोप और भारत के बीच की दूरी 4000 मील जब कम हो गई तो वहाँ से जो है यूरोपियन कंपनियां, यूरोपियन व्यापारी आदि लोग जो है भारत आने लगे और भारत का जो कच्चा माल था, जो मजदूरों से कसकों से अनुबंध किया जाता था, उनसे माल खरीदा जाता था या अनुमान के आधार पर ही पहले से ही माल का अग्रिम पैसे देकर उसे तय कर लिया जाता था। तो इस प्रकार से जो है जब दूरी कम हो गई तो अनेक व्यापारी कंपनियां और व्यापारी भी भारत आए और इससे जो है किसानों को जो उन्होंने प्रोत्साहित किया नकदी फसलें बोने के लिए, ताकि उन्हें नगद धन प्राप्त हो सके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो इस लालच, और या लालच कहें या मजबूरी कहें, तो जिसके तहत जो है कृषि का वाणिज्यीकरण भी प्रारंभ हो गया। पांचवा कारण की बात कहें तो पांचवें में आता है अमेरिका का गृह युद्ध, जो 1861 ईस्वी में प्रारंभ होता है। तो अमेरिका का जो गृह युद्ध था, तो 1861 से पूर्व जो इंग्लैंड है वो कपास की आपूर्ति इंग्लैंड में अमेरिका से करता था और मुख्य रूप से अमेरिका से ही कपास प्राप्त होता था इंग्लैंड को। लेकिन जब अमेरिका का गृह युद्ध प्रारंभ हो गया तब जो है कपास प्राप्त करने में इंग्लैंड के सामने बाधा उत्पन्न हुई। अब उसका लक्ष्य था कपास प्राप्त करने का, तो अमेरिका में तो गृह युद्ध चल रहा था जिसकी वजह से वो कपास को प्राप्त नहीं कर सकता था। तो इंग्लैंड ने इस कपास की आपूर्ति अब कहाँ से करें, तो इसके लिए जो है उन्होंने, क्योंकि भारत में भी कपास उत्पादन होता था, तो उसका लक्ष्य भारत की ओर आया और उन्होंने जो है भारत में कपास उत्पादन पर विशेष बल दिया, जिससे जो है वो अपने देश यानी इंग्लैंड की जो है कपास की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो इन्होंने भारत में कपास उत्पादन पर भी बल देना प्रारंभ कर दिया, जिससे कृषि का वाणिज्यीकरण प्रारंभ हुआ, क्योंकि कपास भी एक नकदी फसल के अंतर्गत आता है। छठे कारण का बात करें तो कृषि का स्वरूप व्यावसायिक होना। तो जहां पूर्व में कृषि
का स्वरूप व्यावसायिक नहीं था। कृषि मुख्य रूप से खाद्यान्न पर ही निर्भर थी, खाद्यान्न उत्पादन पर ही विशेष बल दिया जाता था और खाद्यान्न की वस्तुओं के आदान प्रदान किया जाता था। ज़्यादा कीमत या ज़्यादा मुद्रा का कोई आवश्यकता, लेन देन में मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ग्रामीण संस्कृति जो थी, व्यवस्था जो थी, वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी, क्योंकि आपस में ही वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपना काम चला लिया करते थे। लेकिन जब कृषि का वाणिज्यकरण प्रारंभ हुआ तो कृषि के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि जहां पहले खाद्यान्नों पर बल दिया जाता था, ग्रामीण व्यवस्था आत्मनिर्भर थी, लेकिन जब कृषि में वाणिज्यकरण प्रवेश कर जाता है तो कृषि के स्वरूप जो था वह व्यावसायिक बन गया, क्योंकि अब जो है कृषि में खाद्यान्नों के स्थान पर ऐसी फसलों को बोया जाने लगा जिनका व्यावसायिक उपयोग था या जिनको बड़े पैमाने पर व्यापार किया जा सकता था या मुनाफा कमाया जा सकता था। तो इसके लिए नकदी फसलों को बोने के लिए या व्यापारिक फसलों को बोने के जो स्वरूप प्रारंभ हुआ, जिससे कृषि का स्वरूप जो है वो व्यावसायिक बन गया और इससे जो है वाणिज्यकरण को बल मिला या कृषि का वाणिज्यकरण प्रारंभ हो गया। या सातवां कारण की बात करें कि कृषि के वाणिज्यकरण के क्या कारण थे, तो किसानों द्वारा नकदी फसलों को प्रोत्साहन, यानी जो किसान वर्ग था इन पर अनेक तरह के लगान लागू किए गए थे कंपनी द्वारा, ब्रिटिश शासन द्वारा। तो इन लगानों को, जैसे बंगाल में तो स्थायी लगान व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़े भूभाग पर जो है लगानों की बेतास वृद्धि कर दी जाती थी। जैसे ही फसल अच्छी होती थी तो लगान बढ़ा देते थे और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का शोषण होता था। और लगान की ऐसी व्यवस्था थी, जैसे महलवाड़ी व्यवस्था हो या रेतवाड़ी व्यवस्था हो, तो इनमें लगान की दरें बहुत ऊंची थी और किसान जो खाद्यान्न को बोता था तो उन खाद्यान्न का विक्रय करने पर भी उसके पास, अगर विक्रय करता भी है तो भी कुछ खास उसे मुनाफा या नगद पैसे नहीं मिलते थे। और इसके साथ साथ जो किसानों को जो लगान था उसकी पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता थी, पैसों की आवश्यकता थी। अब किसान पैसे कहाँ से लाए, नगद रकम कहाँ से लाए? तब जो है किसान मजबूर हो गया ऐसी नकदी फसलें बोने के लिए, ताकि वो उन्हें बाजार में या वो जो अंग्रेज व्यापारी थे उनसे अनुबंध कर सके और उनको बेच सके और नगद धन प्राप्त कर सके, जिससे वह जो है अपना लगान चुका सके। तो ऐसी हालत में किसान इतना मजबूर हो गया इस लगान व्यवस्था से कि उसको चुकाने के लिए कई बार तो वह ऐसी हालत में हो जाता था कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी जो अन्न उत्पादन होता था उस अन्न उत्पादन में का अधिकांश भाग जो है कंपनी को लगान के रूप में चुकाना पड़ता था और थोड़ा बहुत बचता भी था तो उससे उसका घर चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। कई बार लगान भी नहीं चुका पाता था पूरा। तो ऐसी व्यवस्था के कारण किसान को जमींदार या साहूकार से उधार या कर्ज लेना पड़ता था या ऋण लेना पड़ता था और उस ऋण को चुकाने के लिए भी उसे धन की आवश्यकता थी। तो ऐसी हालत में किसान इतना मजबूर और असहाय हो गया कि उसने खाद्यान्न उत्पादन करना या खेती में, कृषि में खाद्यान्नों के उत्पादन के बजाय नकदी फसलों को प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया, ताकि उसे जो है धन प्राप्त हो और उस धन से जो है वह अपना लगान चुका सके। तो इससे भी कृषि के वाणिज्यकरण को बल मिला और कृषि का वाणिज्यकरण प्रारंभ हुआ। पांचवा कारण की बात करें कि कृषि के वाणिज्यकरण के क्या कारण थे, तो कृषि के वाणिज्यकरण में था सरकार द्वारा कृषि नीति में परिवर्तन। जो ब्रिटिश कंपनी थी यानी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश प्रशासन, तो पूर्व में जहां ब्रिटिश प्रशासन ने कृषि के वाणिज्यकरण की तरफ ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिकरण प्रारंभ नहीं हुआ था, उन्हें इतनी ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं थी और प्रारंभ में जो सीमित क्षेत्र में ही ब्रिटिश शासन था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का प्रसार होता गया, विस्तार होता गया,
और उस विस्तार को स्थायी बनाने के लिए या उसके प्रशासन के लिए अधिकारियों को नियुक्ति की गई, कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। तो इस कर्मचारियों अधिकारियों को वेतन देने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए धन की भी आवश्यकता बढ़ी। अब इस बढ़ी हुई आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार से कर सकते थे या कैसे इसकी आपूर्ति कर सके, धन को कैसे प्राप्त करें, तो क्योंकि खाद्यान्न फसलों में तो इतना दम नहीं था या उनसे ज्यादा नगद फसल जो है धन की आपूर्ति नहीं हो सकती थी, तब जो है सरकार ने भी अपनी जो कृषि नीति थी इसमें परिवर्तन किया और अपनी कृषि नीति के फलस्वरूप उन्होंने जो है जो नगदी फसलें थी उनको बोने में और उनके कृषि क्षेत्र में विस्तार के लिए, नगदी फसलों के विस्तार के लिए सरकार ने जो है अपनी कृषि नीति में परिवर्तन किया और इन फसलों को बोने पर प्रोत्साहन दिया और इस फसलों को बोने के लिए यहाँ तक कि किसानों को लोन भी दिया और इसके साथ साथ इससे प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने जो है अग्रिम पैसगी भी प्रदान की कृषकों को, ताकि वो जो है ऐसी जैसे नील की खेती है तो नील की खेती करने के लिए किसानों को जो है कंपनी सरकार ने या ब्रिटिश कंपनी ने जो है नील की खेती करने के लिए अनुबंध किया और इसके साथ साथ जो है उन्होंने कृषकों को पैसगी यानी पहले ही कीमत देना प्रारंभ कर दिया ताकि जो फसल होगी तो उसको जो उसी व्यापारी को या कंपनी को दे सके। तो इस प्रकार की इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है कृषि को प्रोत्साहन मिला, वाणिज्यकरण को प्रोत्साहन मिला और इस प्रकार कृषि के वाणिज्यकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि के वाणिज्यकरण में मुख्य रूप से कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनसे कृषि का वाणिज्यकरण प्रारंभ हुआ। तो इसमें से देखें, इंग्लैंड में औद्योगिकरण प्रमुख रूप से, और दूसरा परिवहन के साधनों का विकास, जो भारत में रेल व्यवस्था प्रारंभ की गई जिससे जो है कृषि के वाणिज्यकरण को बल मिला। भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का प्रवेश, जब 1813 ईस्वी में कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो अनेक व्यापारिक कंपनियां जो है भारत में आई और व्यापार करने लगी, जिससे कंपटीशन बढ़ गया और उस कंपटीशन में अपनी को स्थायी बनाए रखने के लिए, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कृषि का वाणिज्यकरण प्रारंभ हो गया। स्वेज नहर का निर्माण, अमेरिका का गृह युद्ध, कृषि का स्वरूप व्यावसायिक होना और किसानों द्वारा नकदी फसलों को बोने या फसलों को प्रोत्साहन और सरकार द्वारा कृषि नीति में परिवर्तन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि का वाणिज्यकरण किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। अगली बात करें इसके प्रभावों की कि कृषि के वाणिज्यकरण के क्या क्या प्रभाव पड़े। तो प्रभाव भी बड़े विकट पड़े, काफी दुष्प्रभाव पड़े कृषि के वाणिज्यकरण से। प्रभावों की बात करें तो प्रभावों में जैसे कि पहला है ग्रामीण आत्मनिर्भरता में कमी। कृषि के वाणिज्यकरण से पूर्व जो ग्रामीण व्यवस्था थी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, यहाँ अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी और कृषि वर्षा पर निर्भर थी, लेकिन फिर भी क्योंकि जो खेतों में या कृषि में जो फसलें बोई जाती थी वो खाद्यान्न फसलें बोई जाती थी, जिससे जो है और उन फसलों का आदान प्रदान किया जाता था, नगद मूल्य नहीं होता था, तो किसान पूरी तरह से, ग्रामीण जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी, क्योंकि इनकी जो सुविधाएं की बात करें या जो व्यवस्था की बात करें वो ज़्यादा विस्तृत नहीं थी, तो एक दूसरे से सामान के आदान प्रदान करके ही अपना काम चल जाता था। तो ग्रामीण पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। लेकिन जब कृषि का वाणिज्यकरण प्रारंभ हुआ या कृषि का वाणिज्यकरण हुआ तो ग्रामीण आत्मनिर्भरता में भारी कमी आई और इस कमी के कारण जो है, क्योंकि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट आई और उसकी भारी गिरावट के कारण जो है ग्रामीण आत्मनिर्भरता समाप्त सी हो गई, इसमें भारी कमी आ गई। तो पहला प्रभाव ये था कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता में कमी। तो कृषि के वाणिज्यकरण के दूसरा प्रभाव की बात करें कि इसका दूसरा दुष्प्रभाव क्या पड़ा या दुष्परिणाम इसका क्या हुआ, तो दूसरा दुष्प्रभाव ये पड़ा कि खाद्यान्न फसलों का अभाव। जो कृषि
में जहां पूर्व में खाद्यान्न फसलों पर बल दिया जाता था, उनके उत्पादन पर विशेष जोर दिया जाता था और खाद्यान्न की विशेष रूप से कमी नहीं थी, हम आत्मनिर्भर थे, चाहे अकाल पड़े, कितना ही भयंकर अकाल पड़ जाए, लेकिन भूखमरी के हालात पैदा नहीं होते थे। तो लेकिन जब कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ और खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नकदी फसलें बोने पर प्रोत्साहन किया गया, उन्हें प्रोत्साहित किया गया, तो खाद्यान्न फसलों का अभाव हो गया और पूरी तरह से जो है खाद्यान्न फसलों का अभाव हो गया, क्योंकि जब खाद्यान्न फसलें बोई ही नहीं जाएगी तो उसका अभाव होना स्वाभाविक सी बात थी। तो इस प्रकार खाद्यान्न फसलें जो थी उसका अभाव हो गया। तीसरा दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव की बात करें तो वह दुष्प्रभाव था अकाल का प्रकोप। यानी अकाल तो ऐसी बात नहीं है कि अकाल इस वाणिज्यीकरण के बाद ही पड़े, लेकिन अकाल तो पहले भी पड़ते थे, क्योंकि वर्षा पर ही खेती निर्भर थी और कई बार भयंकर अकाल भी हो जाता था, सूखा पड़ जाता था, लेकिन फिर भी जो है अकाल इतना प्रकोप नहीं होता था, उसका अकाल का कोई इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। तो इसका एक कारण ये था कि पहले खाद्यान्न फसलों को बोया जाता था, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं होती थी, तो अगर जब बाई चांस कोई अकाल पड़ भी जाए तो जो है, क्योंकि मनुष्य को खाने के लिए अनाज, जिंदा रहने के लिए अनाज चाहिए खाने के लिए, तो उनके पास खाद्यान्न होते थे, अनाज होता था, जिससे जो है उसका अकाल का ज़्यादा दुष्प्रभाव किसानों पर या जनता पर नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे कृषि के स्वरूप में परिवर्तन आया और वो वाणिज्यिक कृषि बन गई, तो अब जो है उन खाद्यान्न फसलों को नज़रअंदाज करके उनके स्थान पर नकदी फसलों को बोया जाने लगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि खाद्यान्न फसलों का अभाव हो गया। तो इससे जब अकाल पड़ने शुरू हुए या अकाल पड़ा, तो उसके अकाल के परिणाम बड़े ही दुष्कर थे, बहुत ही भयंकर परिणाम पड़े, क्योंकि खाद्यान्न की भयंकर कमी आ गई और इस अकाल का इतना भारी प्रकोप पड़ा कि लोग जो है भूखमरी से ही मरने लगे, यानी भूखों की नौबत आ गई, भूखे रहने की नौबत आ गई और उस भूख से जो है लोगों की मृत्यु भी हो गई और इस प्रकार से अकाल की भयंकरता बढ़ गई। तो इस प्रकार अकाल, इसका दुष्परिणाम तीसरा था अकाल का प्रकोप बढ़ना। और चौथा इसका परिणाम की बात करें कृषि के वाणिज्यीकरण की, तो था राष्ट्रीय बाजारों का विकास। यह एक प्लस पॉइंट है, यानी अच्छी बात है कि कृषि के वाणिज्यीकरण से भारत में राष्ट्रीय बाजारों का विकास हुआ। पहले जहाँ ग्रामीण व्यवस्था आत्मनिर्भर थी, लेकिन ऐसा कोई बड़ा बाजार नहीं थे, बड़े बाजार नहीं थे जहाँ जो है व्यापार किया जा सके या फसलों का आदान प्रदान किया जा सके। लेकिन जब कृषि का वाणिज्यीकरण प्रारंभ हुआ तो बड़े बड़े राष्ट्रीय बाजार भी बनने लगे, जिससे जो है कृषकों को फायदा भी हुआ। तो इसका एक अच्छी बात कहें या प्लस पॉइंट की बात करें तो कृषि के वाणिज्यीकरण का प्रभाव, बाकी तो बहुत सारे दुष्प्रभाव भी पड़े, लेकिन यह बात अच्छी थी कि राष्ट्रीय बाजारों का भी विकास हुआ। पांचवा परिणाम कृषि के वाणिज्यीकरण का वह है कुटीर उद्योगों का परिणाम, वह क्या पतन। तो इसके दुष्प्रभाव, कृषि के वाणिज्यीकरण के दुष्प्रभाव का ये दुष्प्रभाव यह भी पड़ा कि जो कुटीर उद्योग थे, जो एक तो भारत कृषि प्रधान था, यानी रीढ़ की हड्डी खेती थी, तो दूसरा उसका एक सहयोगी तत्व था, वो था कुटीर उद्योग। क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या जहाँ खेती में लगी हुई थी, तो उसके साथ साथ कुटीर उद्योगों का भी महत्व था। छोटे छोटे स्तर पर अपने छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे, जिनसे जो है उनको रोजगार प्राप्त होता था, चाहे वो कुम्हार का हो, सुनार का हो या लुहार का हो या कोई भी ऐसे छोटे छोटे उद्योग, चाहे वो चमड़े का व्यवसाय हो, तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे उद्योग थे, चाहे वो जूट का हो, तो जिनसे जो है वो आत्मनिर्भर थे और उससे जो है वो अपना रोजगार अच्छी तरह से चला सकते थे। लेकिन जैसे ही कृषि का वाणिज्यीकरण प्रारंभ हुआ तो इन कुटीर उद्योगों का पतन प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि कुटीर उद्योगों के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता थी, तो ब्रिटिश कंपनी ने या ब्रिटिश प्रशासन ने कच्चा माल पहले से ही जो है अनुबंध कर लिया किसानों से, और किसानों को जो है सीधा ही कंपनी
के थ्रू माल बेचा जाने लगा तो कुटीर उद्योगों को कच्चे माल की कमी हो गई और इसके कारण जो है कुटीर उद्योगों का भयंकर पतन हुआ और इससे जो जुड़े हुए मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए और उनकी बेरोजगार होने से जो खेतीहर मजदूर थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई। तो इस प्रकार कृषि का वाणिज्यीकरण कुटीर उद्योगों के पतन का भी कारण बना। छठे परिणाम की बात करें तो किसानों में विद्रोह की भावना का विकास होना। तो कृषि के जो वाणिज्यीकरण प्रारंभ हुआ तो जिसके कारण जो है किसान से कई प्रकार के अनुबंध किए जाने लगे और किसानों को जो है अग्रिम पैसगी भी दी जाने लगी। तो किसानों इसके साथ साथ जो लगान दरें थी वह इतनी अधिक थी जिसे किसान जो है वो नकदी फसलों के बावजूद भी उनको लगान चुकाने में दिक्कतें आ रही थी, लगान पूरी तरह से चुका नहीं पा रहे थे। इसके साथ साथ किसानों का शोषण और अत्याचार भी बढ़ गया क्योंकि जब अनुबंध किए जाते थे किसानों से तो उनके अनुबंध के आधार पर किसानों को वहां से ले जाके खेती में काम में लगाया। यहाँ बागानों जैसे चाय की बात करें तो जो या फिर नील की बागानों की बात करें तो नील जो मजदूर थे उनको ले जाकर वहाँ बंधक के रूप में रखा जाता था, उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती थी, यहाँ तक कि बीमार होने पर भी उनसे काम करवाया जाता था, उन्हें कोई रियायत नहीं जाती थी और कई बार तो बीमारी से उनकी मृत्यु भी हो जाती। तो इसके अलावा जो किसान वर्ग था तो किसानों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता था और उसका बुरी तरह से शोषण किया जाता था, उस पर अत्याचार किया जाता था, उन्हें मजबूर किया जाता था। तो इस सारी बातों के कारण जो है किसानों के मन में कंपनी के प्रति या ब्रिटिश प्रशासन के प्रति जो है विद्रोह की भावना भड़कने लगी। धीरे धीरे उनमें आक्रोश बढ़ता गया और आक्रोश जो है ये विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार इस पूंजीवादी व्यवस्था या इस वाणिज्यीकरण की व्यवस्था से किसानों के मन में जो है विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी और ऐसे अनेक किसान विद्रोह इस ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ हुए। जैसे 1870 ईस्वी में बंगाल के बंटाईदारों ने जो है लगान देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया और इसी प्रकार दूसरे भी बहुत सारे विद्रोह हुए। तो इन विद्रोहों को देखते हुए 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पास किया गया इस विद्रोह के फलस्वरूप। इसी प्रकार 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी तो क्रांति के साथ साथ जो 1857 ईस्वी दक्कन में मराठे थे जो किसान, तो मराठी किसानों ने जो है साहूकारों के विरुद्ध बगावत कर दी और जिसके परिणाम स्वरूप में जो है 1879 ईस्वी में दक्कन काश्तकारी सहायता अधिनियम पारित करना पड़ा। तो कुल मिला के इस बात कहें तो किसानों में जो है विद्रोह की भावना भड़कने लगी और ऐसे अनेक विद्रोह हुए, चाहे वो नील विद्रोह हो या बंगाल के विद्रोह हो या फिर उड़ीसा में जो भयंकर अकाल पड़ा उसकी बात करें तो किसानों में विद्रोह की भावना भी विकसित हुई क्योंकि उड़ीसा में जो भयंकर अकाल पड़ा था तो प्रशासन ने यानी ब्रिटिश प्रशासन ने जो है किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सहायता नहीं दी, जिससे जो है लाखों किसान जो है भूखमरी के शिकार हो गए और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। तो जिससे जो है इस खबर से या इस व्यवस्था को देखकर किसानों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना पनपने लगी। तो ऐसे अनेक कारण थे और उन कारणों में से एक कारण ये भी था कृषि का वाणिज्यीकरण, जिससे जो है किसानों में विद्रोह की भावना का विकास हुआ। सातवां बात करें परिणाम की तो खेतीहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि। भारत पूर्व में भी कृषि प्रधान देश था, लेकिन इसके साथ साथ कुटीर उद्योग में भी काफ़ी जनसंख्या जुड़ी हुई थी। लेकिन जब कृषि का वाणिज्यीकरण प्रारंभ हुआ तो कुटीर उद्योगों को जो है अब कच्चे माल प्राप्त नहीं हो सका, जिससे कुटीर उद्योगों का बुरी तरह से पतन हो गया। जब इन कुटीर उद्योगों का पतन हो गया तो इनसे जुड़ी हुई जो मजदूर वर्ग था वह बेरोजगार हो गया। तो फिर ये जो है वहाँ से पलायन करके ग्रामीण की ओर आए और खेती मजदूर के रूप में काम करने लगे। इसके अलावा जो दूसरे उद्योग थे उनमें भी उनके पतन के कारण भी जो मजदूर वर्ग था वह
गांवों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो गया और वह जो है गांव में खेती मजदूर के रूप में कार्य करने लगा। तो इस प्रकार एक तो पहले से ही खेती, जो कृषक वर्ग था वो खेती का कार्य कर ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे मजदूर थे, जो दूसरे प्रकार के उद्योगों में मजदूरी कर रहे थे या किसी अन्य प्रकार की मजदूरी कर रहे थे, जैसे राजशिल्पी थे या कारीगर थे, तो वह भी बेरोजगार हो गए। तो वो सब जो है गांवों की ओर पलायन करने लगे और यहाँ पर जो है खेती के कार्य में लग गए। यानी अब जो है कृषक मजदूरों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई, जिससे जो है श्रम शक्ति का ह्रास हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण की क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो दुष्प्रभाव हम बात करें कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता में कमी हुई, खाद्यान्न फसलों का अभाव हुआ, अकाल के प्रकोप बढ़ने लगे, राष्ट्रीय बाजार का विकास हुआ और कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, किसानों में विद्रोह की भावना का विकास हुआ और खेतीहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, जो कृषि खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसलें या नकदी फसलों को बोने पर बल दिया गया, किसानों से अनुबंध किए गए, किसानों को प्रोत्साहित किया गया, उनको लालच दिया गया, जिससे कृषि का वाणिज्यीकरण प्रारंभ हुआ और कृषि के स्वरूप में परिवर्तन आया। तो उसके अनेक दुष्परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, जिसको हमने जो है इस प्रकार से देखा कि क्या क्या दुष्परिणाम हुए। तो इस प्रकार ये था कृषि का वाणिज्यीकरण और उसका प्रभाव। अगला टॉपिक अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।